वेलकम टू हिस्ट्री नेटवर्क। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्राचीन भारत में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी ऑप्शन बी, आर्यभट्ट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह पुस्तक है ऑप्शन सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स है ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं ऑप्शन सी, नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो नाट्यशास्त्र की रचना की थी ऑप्शन सी, भरत मुनि ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो यह प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन डी, कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे। तो इसके मनोरंजन के साधन था ऑप्शन ए, शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी चाल को लिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चाल को लिथिक एज कहा जाता है? तो चाल को लिथिक एज कहा जाता है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्वप्नवास दाता के लेखक हैं। स्वप्नवास दाता की लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भास। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलिंद पन्ह। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो वो है ऑप्शन बी क्रोमैग्नन मानव या मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो यह प्राप्त होती है ऑप्शन डी अरिकमेडू पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वो था ऑप्शन बी गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिशेन हर्ष से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है तो ये मिलता है ऑप्शन ए रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से दी पेरिश ऑफ द इरिस्चियन सी के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरिकामेडू। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ताम्रशम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ताम्रशम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे तो दफनाते थे ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये प्रसिद्ध है ऑप्शन ए गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो रामेश्वरम है तमिलनाडु में स्थित है और द्वारका स्थित है गुजरात में। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। महाकाल स्थित है मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामेश्वरम स्थित है तमिलनाडु में, द्वारका स्थित है गुजरात में, सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में और महाकाल स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26। मालती माधव के लेखक थे। मालती माधव के लेखक थे तो ये थे भवभूति ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है तो नवीनतम समझा जाता है ऑप्शन बी क्रोमैग्नन मानव को समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित थी। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित थी तो यह संबंधित थी ऑप्शन ए हेरोडोटस से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था तो यह स्थित था ऑप्शन ए सिंध व झेलम नदी के बीच स्थित था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था।
निम्नलिखित में अंग्रेज़ों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सौगौरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? निम्नलिखित में आने का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम है सबसे पहले आया था नगर संस्कृत, इसके बाद में आया था लोहे का हल, इसके बाद में आया था आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और इसके बाद में आया था सोने के सिक्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? निम्नलिखित प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिग्राम था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पुलकेशिन प्रथम का वादमी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 601। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 के सम्मिलित करना है इसमें। तो गुप्त वंश का संबंध था देवगढ़ से। चंदेल का संबंध था खजुराहो से। चालुक्य का संबंध था बादामी से, और पल्लव का संबंध था पनमैले से। एक बार फिर से देख लेते हैं। गुप्त वंश का संबंध था देवगढ़ से। चंदेल वंश का संबंध था खजुराहो से। चालुक्य वंश का संबंध था बादामी से, और पल्लव वंश का संबंध था पनमैले से। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो चेर राज्य की राजधानी थी करियूर या वांजी कहते हैं। चोल की राजधानी थी कावेरीपट्टनम, और पांड्यों की राजधानी थी मदुराई। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका लेखक था ऑप्शन है विशाखदत्ता। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो यह बिहार महान धार्मिक केंद्र सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म बाइबल से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में
कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन कर्पूर मंजरी हर्ष से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था ऑप्शन सी तांबा था। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला देखते हैं, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरा देखते हैं, 5वीं सदी ईस्वी के कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। चौथा, 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत था। तो इसमें इसका कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं फिर से, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। दूसरा देखते हैं, तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, तो ये गलत है। तीसरा देखते हैं, 5वीं शती ईस्वी के कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था, तो ये भी सही है। 4 देखते हैं, 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। प्राचीन भारत में वैधेय कौन था? प्राचीन भारत में वैधेय कौन था? तो प्राचीन भारत में वैधेय एक गणतांत्रिक जनजाति थी। क्वेश्चन नंबर 46, बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर एक स्थल है जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज कहा जाता है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। स्वप्नवास वत्ता के लेखक हैं। स्वप्नवास वत्ता के लेखक हैं ऑप्शन सी, नहीं गलत, ऑप्शन बी, स्वप्नवास वत्ता के लेखक हैं भास। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिलिंदपन्हु। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना।